हाँ हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं 10th क्लास के लिए जियोग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर लेके आया हूँ। पिछला वीडियो जो गया था इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन और सारी चीज़ें, नेचुरल, ह्यूमन बीइंग, ये सब चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई गई थी। अब इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली लैंड रिसोर्स के बारे में बताऊंगा। लैंड रिसोर्सेज क्या है, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जितनी भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट, चार तो मेन नहीं हैं। इन चारों में से जो एबायोटिक, चारों में से लैंड रिसोर्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम लोग इसी पर रहते हैं, हमें इस पर आवास मिलता है, हम इसी पर खेती करते हैं, इसी पर सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, इसी पर हम मकान बनाते हैं। हमारा सारा सब चीज़ हम इसी लैंड रिसोर्स से ही प्राप्त करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। तो लैंड रिसोर्स सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो टोपोग्राफी है, ज़मीन की जो टोपोग्राफी है, उसमें प्लेन्स इलाके भी हैं, माउंटेनियस इलाके भी हैं, डेजर्ट्स इलाके भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। तो हम लोग के यहाँ जो प्लेन इलाका है, समतल ज़मीन जो है, वो लगभग हमारे देश में जितनी ज़मीन है उसका 43% एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज होती है। 30% लैंड जो है माउंटेन वाली है, पहाड़ों वाली। उसका क्या उपयोग है? उसमें से नदियाँ निकलती हैं, पेरेनियल, बहुवर्षीय, हमेशा जिसमें साल भर पानी बहता रहे, ऐसी नदियाँ निकलती हैं। और नदियों का यूटिलाइजेशन, उसके पानी का यूटिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है। बिजली बनाने से लेकर सिंचाई तक सब कुछ है। टूरिज़्म के सेंटर हैं, माउंटेन्स जो हैं टूरिज़्म के सेंटर हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, वातावरण में इकोलॉजिकल पारिस्थितिक संतुलन बनाते हैं। और प्लेट्यूज का देख लीजिए, प्लेट्यूज वो जगह होती हैं जो पथरीला इलाका हो, थोड़ा समतल से ऊंचा हो, बहुत ज़्यादा नहीं। प्लेट्यूज 27% है। प्लेट्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है? मिनरल्स का भंडार है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और डेजर्ट का देख लीजिए, डेजर्ट्स में तो रेत है, इसलिए उसका वाटर है नहीं, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है। तो अब लैंड यूटिलाइजेशन, हम लैंड का यूटिलाइजेशन, ज़मीन का उपयोग किस रूप में करते हैं? देखो, नंबर 1 फॉरेस्ट। आप ये भी जानते हैं कि कम से कम 33% फॉरेस्ट एरिया चाहिए, जो कि बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से 18% के आसपास है फॉरेस्ट कवर एरिया, ये तो बहुत ही कम है। और आप जानते हैं कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, खास तौर से ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके बाद कुछ ज़मीन नॉन कल्टिवेबल होती है, जिसमें खेती वगैरह नहीं की जाती है, एग्रीकल्चरल काम नहीं होता है। उसमें कुछ ज़मीन तो जो होती है वो ऊसर वाली, नॉन फर्टाइल होती है। कुछ पास्चर्स लैंड होते हैं, ग्रेजिंग वाले चरागाह होते हैं, वो हमेशा चरने के, उस पर वो भी नॉन एग्रीकल्चरल में आती है। कुछ फैलो लैंड होती है, वो ज़मीन जिस पर खेती नहीं की जाए, साल 2 साल करके फिर उसको खाली छोड़ दिया जाए। और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसमें हमेशा खेती होती है। अब जिस ज़मीन पर हमेशा साल में 2 बार या हर पर ईयर्स में एग्रीकल्चर का काम होता है, उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। नेट सोन एरिया।
तो देखिए लैंड का यूटिलाइजेशन, नंबर 1 कर लीजिए फॉरेस्ट के लिए है, नंबर 2 कर लीजिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या नॉन कल्टिवेबल, नॉन एग्रीकल्चर नॉन कल्टिवेबल, नंबर 3 पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, नंबर 4 कर लीजिए फैलो लैंड, और नंबर 5 कर लीजिए नेट सोन एरिया। ठीक है, सभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब लैंड यूज पैटर्न, जमीन के उपयोग का तरीका क्या है, तो यूटिलाइजेशन हो गया। अगला है लैंड यूज पैटर्न। हम जमीन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके तरीके कौन कौन से हैं जमीन के उपयोग करने के। देखो हमारे यहाँ जो जमीन है उसकी बनावट कई तरह की होती है, कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं समतल है, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जैसे नंबर 1 फिजिकल फैक्टर। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिजिकल फैक्टर में एक तो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है, जमीन की ऊपरी स्तर की बनावट, वो पहाड़ की तरह है कि प्लेट्यूज की तरह है कि समतल है या वैलीज हैं, घाटियां हैं, क्या हैं, ये टोपोग्राफी कहलाती है। दूसरी चीज है क्लाइमेट, किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष जगह पर वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। जैसी जमीन की टोपोग्राफी होगी, जैसी क्लाइमेट होगी, वैसे ही जमीन का उपयोग घटता या बढ़ता रहता है। तीसरी चीज़ें हैं सॉइल टाइप, मिट्टी की बनावट कैसी है। देखिए लगभग ये जो 3 चीज़ें हैं यही जमीन की यूटिलाइजेशन का पैटर्न बताती हैं। समतल जमीन है, क्लाइमेट अच्छी है, सॉइल अच्छी है, तो एग्रीकल्चरल लैंड होगी, उस पर लोग खेती करेंगे, मकान बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो फिजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है लैंड यूज पैटर्न को। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर, नंबर 2 ह्यूमन फैक्टर। देखिए ये तो सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन फैक्टर का। सबसे पहली चीज कि किसी खास एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है तो वो डेंसिटी कितनी है, बहुत घनी है या लोग दूर दूर रहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, क्या ह्यूमन बीइंग ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि उस जमीन का उपयोग मैक्सिमम किया जा सके। तो 3 चीज़ें यहाँ भी, पॉपुलेशन, डेंसिटी और टेक्नोलॉजी, यहाँ भी 3 चीज़ें जो हैं जमीन की उपयोगिता को निर्धारित करती हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व और तकनीकी उन्नति, ये तीनों चीज़ें कौन डिपेंड करती हैं, ह्यूमन फैक्टर कहलाती हैं तीनों चीज़ें। टोटल अब देखिए 2 चीज़ें, ये जो दोनों फैक्टर हैं यही दोनों फैक्टर खास तौर से जमीन की यूटिलाइजेशन के तरीके को निर्धारित करते हैं। अब तीसरी चीज़ है, हम लोगों के देश में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है
टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारे ज़मीन की, पूरा क्षेत्रफल जिसको कहते हैं ये है। अब देखिए, ये सभी पूरे हमारे उपयोग की नहीं है। इस एरिया में से बहुत कम ज़मीन ही हमारे उपयोग की है। अब जैसे हम कहते हैं हिली एरियाज, माउंटेन एरिया, वो तो किसी उपयोग की नहीं रह गई है। डेजर्ट एरिया किसी उपयोग की नहीं। पास्चर लैंड की अगर बात करें, चरागाहों की बात करें, वो भी घटते जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा बड़े बड़े चरागाह भी घटते जा रहे हैं। जंगलों की एरिया भी घटती जा रही है। क्षेत्रफल सभी का घटता जा रहा है। और अगर नेट सोन एरिया की बात करें, मैंने ऊपर बताया था नेट सोन एरिया, जो कि खास तौर से एग्रीकल्चर वगैरह में आती है। तो अगर नेट सोन एरिया की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में, पंजाब एंड हरियाणा लगभग 80% जमीन एग्रीकल्चर के काम आती है। 80% जमीन एग्रीकल्चर के काम आती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आसाम को छोड़कर, यहाँ पर तो नेट सोन एरिया 10% से भी कम है। लेस देन 10%, इससे भी कम है नेट सोन एरिया, क्योंकि वो इलाके जो हैं समतल नहीं हैं। अभी मैंने बताया फॉरेस्ट एरिया हम लोगों के यहाँ 33% होनी चाहिए। फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33% ये होनी चाहिए। लेकिन है कितनी? इट इज ओनली 18%। फॉरेस्ट एरिया कवर एरिया जो है सिर्फ 18% है। अब देखिए, हम थोड़ा इसको मिटा दें, चलो अच्छा ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वेस्टलैंड, ऐसी जमीन जो हमारे किसी उपयोग की नहीं है, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, तो वहाँ की ज़मीन आमतौर से अनफर्टाइल या वेस्टलैंड मानी जाती है। रॉकी एरियाज, एरिड जोन्स, ये सब जो एरिया हैं, यहाँ की ज़मीन आमतौर से हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। रेगिस्तान की ज़मीन, एरिड जोन है, किसी काम की नहीं है। माउंटेन्स के आसपास की ज़मीन किसी काम की नहीं है। उसके बाद जहाँ प्लेट्यूज वाली एरिया हैं, वहाँ पर मिनरल्स के लिए माइंस वगैरह का काम होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं। अब देखिए, कुछ सेटलमेंट्स, मकान बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, रेलवे लाइनें बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, ये भी नेट सोन एरिया में नहीं आती हैं, ये वेस्टलैंड में ही आती हैं। हालांकि उनकी उपयोगिता इकोनॉमिक मामले में है, लेकिन इनको नेट सोन एरिया में नहीं माना जाता है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे, इसको मिटा दें। अब हम लोग आएंगे सॉइल डिग्रेडेशन पर। जिस जमीन का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं,
अगर उसका केयर नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो डिग्रेड होती जाती है, उसका क्षरण होता जाता है। जमीन कोई बना नहीं सकता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती रहती है। लैंड शेयर जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ज़मीन ट्रांसफ़र होती रहती है। और हम लोग की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो फूड हो, भोजन हो, चाहे शेल्टर आवास हो, चाहे हम लोग के कपड़े की बात हो, क्लॉथिंग्स की बात हो, लगभग हम लोग की आवश्यकता की 95% जो बेसिक नीड्स हैं वो ज़मीन से ही पूरी होती हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा डिग्रेडेड लैंड पर आ जाते हैं। डिग्रेडेड लैंड ऐसी ज़मीन जो डिग्रेड हो चुकी है, लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर, इतनी ज़मीन जो है डिग्रेड हो चुकी है। और इसमें से फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन 28% है। 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड और 56% वाटर डिग्रेडेड। देखिए, मैं वाटर का बता दूं, वाटर जहां पर एक्यूमुलेट हो, इकट्ठी हो, वो ज़मीन या तो एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, फिर वो किसी भी फसल को उगाने में, फर्टिलिटी में काम नहीं आती है। अब जो भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है उसके रीजन क्या हैं? अभी हम लोग डिग्रेडेशन का पढ़ रहे हैं, इसमें डिफॉरेस्टेशन तो मेन चीज़ है, जानते हैं आप लोग। डिफॉरेस्टेशन के मेन रीजन्स क्या हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है ज़्यादा, तो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले माइनिंग का लीजिए, माइनिंग। नंबर 2 कर लीजिए ग्रेजिंग, मैं भी एक एक क्लियर करता जाऊंगा। नंबर 3 कर लीजिए ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। नंबर 4 कर लीजिए मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग। देखिए, सबसे पहले माइनिंग का लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये जो स्टेट हैं यहाँ माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि यहाँ कोयला वगैरह निकलता है, आयरन ओर्स निकलते हैं, एल्युमिनियम ओर्स निकलते हैं, इनके लिए माइनिंग की जाती है। ये एरिया माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। और ओवर ग्रेजिंग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है। और ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़मीन हमेशा उखड़ती रहती है, पानी के बहाव के साथ सारी मिट्टी बह जाती है,
तो इन स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। अब ओवर इरिगेशन देखिए, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ये जो बेल्ट है एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा पानी खेतों में भर जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से वहाँ की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है या एसिडिक हो जाती है, और फिर वो किसी फसल के काम, तो वहाँ जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो ओवर इरिगेशन की वजह से हो रहा है। अब मिनरल का देख लो, मिनरल प्रोसेसिंग देखो, चाहे सीमेंट फैक्ट्रियाँ हों, सीमेंट इंडस्ट्रीज हों, पेपर इंडस्ट्रीज हों, उसके बाद ये लाइम इंडस्ट्रीज हों, उसके बाद जितने ये पत्थर वगैरह तोड़ के आते हैं, रोड बनाए जाते हैं, रेलवे लाइनिंग सब किनारे पड़े रहते हैं, इन सब चीज़ों में, सभी मिनरल्स को निकालने में, चाहे वो बॉक्साइट हो, चाहे हीमेटाइट हो, चाहे जो भी मिनरल्स निकाले जाते हैं, आयरन के, एल्युमिनियम के, जब इनकी माइनिंग वगैरह की जाती है, मिनरल प्रोसेसिंग किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और ज़मीन का डिग्रेडेशन भी होता है। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं मिनरल प्रोसेसिंग, देखिए मध्य प्रदेश का और हिमाचल में जाकर देखिए, पूरा इलाका ही पहाड़ों में पूरा खाली हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप सब लोगों को पता है, बताई जाती हैं, वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं पौधारोपण, फिर से पौधों को लगाना। दूसरी चीज है ओवर ग्रेजिंग को रोकना, टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। क्योंकि जब बहुत सारी भेड़, बकरियां, गायें सब चरती हैं तो उनके खुर से, उनके पैरों से जमीन उखड़ के ढीली हो जाती है, घासें खत्म हो जाती हैं, और बरसात के साथ सारी, तो ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। और जो डेजर्ट एरियाज हैं उनमें थॉर्नी बुशेस लगाना, क्योंकि उन जगहों पर दूसरे पौधे नहीं हो सकते। ऐसे पौधे जो कटीले हों, जिनकी जड़ें, रूट्स दूर दूर तक जाती हों, मिट्टी को बांध के रख सकें, तो थॉर्नी बुशेस लगाना। अब इसके बाद देखते हैं सॉयल एज ए रिसोर्स। सॉयल एज ए रिसोर्स, इसमें हम लोग एक चीज देखिए, सॉयल एक ऐसी चीज है जो अपने आप रिन्यू होती रहती है। सॉयल जो है अपने आप रिन्यू होती रहती है, ठीक है। ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नंबर 1, सॉयल इज ए नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स। नंबर 2, सॉयल का नंबर 2 देखिए, सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट सपोर्ट supports different types of organisms। देखिए, सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर पता नहीं कितने प्रकार के जीव रहते हैं, केंचुए से लेकर, अर्थवर्म से लेकर पता नहीं कितने प्रकार के जीव, बैक्टीरिया सब रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ज़मीन के अंदर खुद ही फर्टिलिटी को बढ़ाते रहते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते। केंचुए वगैरह इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ज़मीन के अंदर वैसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं।
जमीन को बनने में, उपजाऊ जमीन को बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। उपजाऊ जमीन बनने में सोचिए, अगर 1 इंच 1.5 इंच भी जमीन उपजाऊ बननी हो तो लाखों लाख साल लगते हैं। जो रॉकी मटेरियल है वो टूट टूट के नदियों के साथ आता है, वो डिपॉजिट होता जाता है। उस सैंड या रेत के साथ धीरे धीरे क्लाइमेटिक फैक्टर जो भी काम करते हैं, बरसात है, एयर है, ये सब चीज़ें उसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाती हैं। पेड़ों की पत्तियां हैं, सब चीज़ें दूसरी, वो सब सड़ते रहते हैं। धीरे 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 लाखों, कई लाखों साल के बाद जाके 1 इंच 1.5 इंच उपजाऊ जमीन बनती है। और अगर हम केयरलेस रहेंगे तो बरसात या हवा की वजह से ये सभी चीज़ें जो हम लोग की फर्टाइल ज़मीन है ये बह जाती है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है कि हम फर्टाइल ज़मीन को न बहने दें। उसके बाद देखिए, सॉइल के बनने में एक तो टेम्परेचर, दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट में रेन तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात की वजह से ही ये सारा बह के जाते हैं, एक दूसरे का डिपॉजिट होती रहती हैं। एयर, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ग्लेशियर जो पहाड़ों से बर्फ खिसक के आती है, बहुत सारे पत्थर अपने साथ लाती है, ग्लेशियर्स। डीकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, जो सड़ाते गलाते रहते हैं, वो केमिकली बहुत सारी चीज़ें, पत्थर वगैरह फटते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होता रहता है, मिनरल्स निकलते रहते हैं और ऑर्गेनिक चेंजेज होते रहते हैं। तो सॉइल के फॉर्मेशन में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर से होता है, कोई जानवर मर गया, उसकी बॉडी पूरी सड़ जाती है, गल जाती है डीकम्पोजर वगैरह से। जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं पेड़ों की, वो सारी चीज़ें सड़ गल के और ज़मीन को फर्टाइल बनाती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमस की, लिखा हूँ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, पेड़ों की ब्रांचेज हैं, डालियां हैं, मरे हुए जानवर हैं, ये सब सड़ गल के ज़मीन के ऊपर का हिस्सा जो है पूरा ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये सारी चीज़ें सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। सॉइल के बनने में लाखों लाख साल लगते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।